हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम लोगों ने अब तक कंपनी लॉ में कंपनी के फीचर्स पढ़ लिए थे, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारे प्यारे फीचर्स, जिसमें कुछ केस लॉज भी पढ़े थे। देन कंपनी को हमने कंपेयर किया था डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस से। और अभी हम लोग लास्ट पढ़ रहे थे लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जिसमें हमने कई सारी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज पढ़ी थी। अब इसमें कुछ छोटे मोटे एक दो और केसेस हैं, वो और देख लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग डेफिनेशंस कवर करेंगे, जो चैप्टर 1 में आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज के कंसर्न में कवर किया गया था। तो लेट्स स्टार्ट। तो फटाफट से आप लोग अपने नोट्स एंड कॉपी निकाल लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे आज बात करें अदर केसेस में। एक केस हुआ था, कपिला हिंगोरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अच्छा, केस में क्या हुआ था वो स्टोरी बता देती हूँ आपको। बेसिकली यहाँ पे एक पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, समझते हैं आप लोग, पीएसयू, जिसमें गवर्नमेंट का अच्छा खासा स्टेक होता है। तो गवर्नमेंट कंपनी मान लेते हैं एक तरह से। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी जिसमें गवर्नमेंट का अच्छा खासा स्टेक था। इस कंपनी में जो लेबर क्लास थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, उनको सैलरी पे नहीं हो रही थी और उसकी वजह से उनकी लिवलीहुड में बहुत दिक्कत आ रही थी, स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसे में उन लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। ऑल्दो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, पीएसयू के एम्प्लॉयज़ थे, और पीएसयू ने सैलरी नहीं दिया था, लेकिन इन लोगों ने किसके अगेंस्ट में केस फाइल किया? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। तो गवर्नमेंट सेट कि यार हम थोड़ी ना यहाँ पे उनको हायर कर रखे हैं, या तो पीएसयू ने उनको हायर किया हुआ है, तो हम अलग हैं, कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स ओनर्स अलग हैं। तो मतलब इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल कि हम पे केस फाइल किया जाए। तो इन दिस केस कोर्ट सेड कि देखिए यहाँ पे ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंस का मामला है, सैलरी नहीं दे रहे हो आप लोगों को, मिनिमम वेज उनको नहीं मिल रहा है, तो उनकी लिवलीहुड मतलब लाइफ पे क्वेश्चन मार्क हो गया है, बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी और गवर्नमेंट ने इसको इग्नोर किया। तो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पे गवर्नमेंट वॉज हेल्ड लाइबल कि उनको पेमेंट करना चाहिए था। तो लेट्स सी व्हाट इज द केस। In this case, the petitioner had alleged that the state of Bihar had not paid salaries to its employees in PSUs, etc., for long periods, resulting in starvation deaths. But the respondent took the stand that most of the undertakings were incorporated under provisions of Companies Act 1956, hence the rights, etc., of the shareholders should be governed by the provisions of Companies Act, and the liability of PSUs should not be passed on the state government by resorting to the doctrine of lifting of corporate will. The court observed that the state may not be liable in relation to the day-to-day functioning of PSU, but its liability would arise on its failure to perform the constitutional duties and the functions of these undertakings. It is so because life means something more than mere ordinal existence. The inhibition against deprivation of life extends to all those things and faculties by which लाइफ इज एंजॉयड। तो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग हुई कि ऑल्दो डे टू डे ऑपरेशंस में जो गवर्नमेंट है वो लाइबल नहीं होती है, क्योंकि कंपनी अलग है, उसके ओनर्स अलग हैं, बट लाइफ से ही उसको डिप्राइव कर देना, किसी पर्सन को उसको बेसिक सैलरी नहीं देना, स्टारवेशन जैसी कंडीशंस अराइज कर देना, भूखमरी अराइज हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जिम्मेदार थी गवर्नमेंट। तो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया गया और गवर्नमेंट और कंपनी को एक ही मान लिया गया। ठीक है, तो एक ये और सिंपल सा केस था। अब इट इज फाउंड दैट अ कंपनी हैज अब्यूज्ड इट्स कॉर्पोरेट पर्सनालिटी for an unjust and inequitable purpose, the court would not hesitate to lift the corporate wheel. तो whenever ऐसा लगता है कि भैया यहाँ पे जो लोग हैं वो अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं और कुछ बेईमानी कर रहे हैं, कंपनी की आड़ में कुछ कुछ कांड कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो कभी भी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है। Further, the corporate wheel could be lifted when acts of corporation are illegally opposed to justice, convenience and interest of revenue और वर्कमैन और अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर ऐसा कोई भी कांड आपने किया है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, किसी लॉ के अगेंस्ट में, किसी ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में, ऐसा कोई भी कांड अगर आप करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कोर्ट
कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देगी, पर्दा हट जाएगा और ओनर्स और कंपनी एक मानी जाएगी। आई गेस बात समझ में आ गई आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें दे रखी है, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का देखो कोई भी हो, अल्टीमेटली कहीं भी फ्रॉड के केसेस होंगे, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाएगा। तो जस्ट रीड कर देती हूँ। Whereas small scale industries were given certain exemptions and the company owning an industry was controlled by some group of persons or companies, it was held that it was permissible to lift the veil of the company to see whether it was a subsidiary of another company and therefore not entitled to the proposed exemptions। देखिए क्या होता है, कई बार छोटी कंपनी की आड़ में बड़ी कंपनीज फ़ायदा उठा रही होती हैं, माइट बी। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट बहुत सारे एग्जाम्पशंस, बहुत सारे रिबेट देती है, तो माइट भी एक बड़ी कंपनी हो सकता है कोई एसएसआई सेटअप कर दे और एसएसआई के नाम पे प्रिविलेजेस लेना स्टार्ट कर दे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर आज गवर्नमेंट कोई भी स्कूल ओपन करने के लिए लैंड सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करती है। आज मान लो मैं कोई स्कूल खोलना चाह रही हूँ, तो गवर्नमेंट से मुझे काफ़ी लेसर रेट पे वहाँ पे स्कूल अवेलेबल होगा। मैंने स्कूल के नाम पे लैंड लिया और मैंने वहाँ पे स्कूल की जगह अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप कर दिया। स्कूल के नाम पे वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे ऐसे नाम के लिए कोई एक दो क्लासेस लगा दी गई, बट एक्चुअल में वहाँ पे प्रॉपर काम कोचिंग इंस्टीट्यूट का चल रहा है। मुझे लैंड चाहिए थी, मुझे नॉर्मली वो रेट बहुत ज़्यादा महंगी मिलती, मुझे 1 करोड़ या 10 करोड़ की वो लैंड मिलती, लेकिन सब्सिडी की वजह से मुझे वो 10-20 लाख में मिल गई। तो ऐसे में मैंने किसी और की आड़ में कुछ और प्रिविलेजेस लेने का अगर ट्राई किया है तो डेफिनेटली ऑब्वियसली वो एग्जाम्पशंस जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। गवर्नमेंट को अगर पता चल जाए कि अच्छा मैं तो कोचिंग चला रही हूँ, वहाँ पे स्कूल नहीं चला रही, तो वहाँ पे गवर्नमेंट मुझे बोल सकती है कि आप जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट, वो पे करिए या फिर लैंड हमें वापस लौटाइए। पनिश कर सकती है मुझे, है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे यही है कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी आड़ में कोई बड़े बड़े लार्ज कॉरपोरेट्स जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, प्रिविलेजेस ले रहे हैं, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाएगा और स्मॉल स्केल को स्मॉल स्केल नहीं समझा जाएगा और एग्जाम्पशंस उससे छीन ली जाएंगी। यूज ऑफ कॉर्पोरेट व्हील फॉर हाइडिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज। बाप रे बाप, आप क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हो, है ना, तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट व्हील तो लिफ्ट होना ही होना है। स्मगलिंग, ड्रग्स वॉक्स के पता नहीं क्या क्या काम, बाप रे बाप। ओहो, वेयर द डिफेंडेंट यूज द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज device or facet to conceal his criminal activities, evasion of customs, excise duties payable by the company, the court could lift the corporate wheel and treat the assets of the company as the realizable property of the shareholder। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लैक को वाइट और कुछ भी उल्टे पुल्टे कांड करने, किडनैपिंग करते हो और किडनैपिंग का पैसा कंपनी के शेयर्स में जाने कैसे कैसे रोटेट कर रहे हो, तो ऐसा अगर आपने कुछ भी किया है, बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं जो अपने पैसे को, अब किडनैपिंग के पैसे वो कहाँ शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, तो भैया कंपनी फॉर्म कर दी है, वहाँ पे कहीं कहीं पैसा रोटेट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए वो पैसा यूज़ हो रहा है तो, या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कंपनी के नाम पे कर रहे हो, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद न्यू कंसेप्ट, जो हम अब डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंट वेरियस डेफिनेशंस रीड करेंगे। इस चैप्टर में मेजरली 3 ही बातें हैं। नंबर 1 फीचर्स ऑफ द कंपनी दे रखा है। नंबर 2 यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट व्हील लिफ्टिंग के कुछ केस स्टडीज दे रखे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डेफिनेशंस। तो डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज की डेफिनेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्राइवेट कंपनी, नाम तो सुना ही होगा, सुना है सब लोगों ने, प्राइवेट कंपनी, यस। सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करता है। देखो प्राइवेट कंपनी जो है एक ऐसी कंपनी है जो कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस के साथ इनकॉर्पोरेट की जाती है, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस के साथ इनकॉर्पोरेट की जाती है। तो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मेंबर्स आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना, लिमिटेड होने चाहिए। कहाँ तक, जल्दी बोलो कहाँ तक, पता है ना सबको, 200, यस ऑफ कोर्स 200 तक। अब मेंबर 200 तक हो, 200 तक हो तो कुछ और रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे ना, जैसे शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी के, तो फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाएगी प्राइवेट कंपनी।
बताया था मैंने ये बात आप लोग को, याद है फीचर्स में। तो शेयर्स वैसे कंपनी के फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, बट यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी। प्रोहिबिशन नहीं बोल रही मैं, रेस्ट्रिक्शन बोल रही हूँ, ओके। प्रोहिबिट नहीं करती, ये नहीं बोलती आप तो ट्रांसफर ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं बोलती है, रेस्ट्रिक्शन लगाती है। पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना। तो इस तरह के कुछ कंडीशंस आर्टिकल्स में प्राइवेट कंपनी को डालने पड़ेंगे। तो लेट्स सी क्या क्या बातें हैं, देखो। मींस कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रेस्क्राइब। तो एज में भी प्रेस्क्राइब मतलब जो उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है ना, या मेमोरेंडम में जो उन्होंने कैपिटल वगैरह डाल रखी है वो। एंड मतलब एक्ट नहीं रेगुलेट करता। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के थ्रू क्या करती है, नंबर 1 रेस्ट्रिक्ट। क्या वर्ड यूज हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट। प्रोहिबिट मत लिख देना, प्रोहिबिट लिख दिया तो काम तमाम हो जाएगा वहीं पे। मना नहीं करती है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ आप ये काम कर सकते हो। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, तो शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। नंबर 2 एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। देखो 1% में तो एक ही मेंबर होता है, वहां पे 200 की लिमिट नहीं एप्लीकेबल होती है। 1% इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी, बट वहां पे मैक्सिमम और मिनिमम एक ही मेंबर होता है, तो वहां पे 200 की लिमिट मत लगा देना। उसके अलावा बाकी सारी कंपनीज में लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। तो 200 से ज्यादा मेंबर्स ना बाबा ना, 200 से ऊपर चले गए तो क्या हो जाएगी, डीम्ड पब्लिक हो जाएगी। इसलिए कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करने हैं, 200। अच्छा अब 200 की काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो 200 की काउंटिंग करते वक्त आपको क्या बातें ध्यान देनी है, तो लेट्स सी। नंबर 1 पहली बात, जॉइंट होल्डर्स हैं तो अलग अलग काउंट करोगे एक ही। अरे जॉइंट होल्डर्स है ना, तो एक ही तो है, तो एक ही काउंट करना है। देखो where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। तो joint holder को, इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे, joint holders क्या करना है, 1 काउंट करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 लोग जॉइंट होल्डर्स हैं तो दोनों को 2 नहीं काउंट करना है, वहाँ पे 1 ही काउंट करना है। या 3 जॉइंट होल्डर्स हैं, तीनों को 1 ही काउंट करना है, ठीक है, जब हम 200 की काउंटिंग कर रहे हैं। एंड साथ ही में एक और बात ध्यान रखनी है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड persons who having been formerly in the employment of the company were members of the company while that employment and have continued to be members after the employment ceased shall not be included in the number of members। ओह ये क्या लैंग्वेज है मैम, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। शॉर्ट में बता दूं, एकदम सिंपल सिंपल सी बात, ऐसा बोलता है ये, देखो सुनो। एम्प्लॉय एंड एक्स एम्प्लॉय एम्प्लॉय मतलब प्रेजेंट, एक्स मतलब पास्ट, इन दोनों एम्प्लॉयज को 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं करना है, तो नॉट टू बी काउंटेड इन लिमिट ऑफ 200। तो 200 की लिमिट में ये नहीं काउंट होंगे। अरे भैया एम्प्लॉय आपके, एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स में आप उनको टाइम टू टाइम शेयर अलॉट करते हो, तो ताकि वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहें। अब आपने उनको शेयर दिया, अब मान लो आपकी कंपनी में 50 एम्प्लॉयज़ ही हैं, उनको आपने कोई स्वेट इक्विटी शेयर या एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में शेयर दे दिए, तो नंबर ऑफ मेंबर्स ऐसे ही बढ़ जाएंगे कंपनी के। तो रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ और जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं उनको 200 में काउंट नहीं करना। अब एक्स एम्प्लॉयज़ में एक राम कथा गा रखी है इसने, क्या बोल रखा है, एग्जाम्पल समझना। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए जब वो एम्प्लॉय था ना तब उसको कुछ शेयर्स मिले थे, तो जब वो एम्प्लॉय था तो गॉट शेयर्स इन एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, ठीक है ना, ओके। अब उसने जॉब छोड़ दिया, लेफ्ट,
कोई दूसरी कंपनी में उसको हायर पैकेज मिल रहा होगा तो थोड़ी ना कंपनी के पास चिपका ही रहेगा हमेशा। उसको अच्छा पैकेज मिला तो ही लेफ्ट द जॉब। अब मान लो कंपनी ने डबल ऑफर कर दिया किसी दूसरी कंपनी में, चला गया। अब उसने जॉब तो छोड़ दिया तो एम्प्लॉय तो नहीं है ना, पास्ट एम्प्लॉय है, लेकिन शेयर्स अभी भी होल्ड कर रखे हैं उसने। ये जो शेयर्स है ना, शेयर्स वो स्टिल होल्ड्स, अभी भी होल्ड करता है, शेयर आज भी होल्ड करता है। तो क्या अब उसको 200 की लिमिट में काउंट कर लें? ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब एम्प्लॉय था तब शेयर मिले थे, इसीलिए ये जो शेयर्स हैं ये उसके पुराने वाले शेयर्स ही हैं। तो डेफिनेटली ये एम्प्लॉयमेंट वाले शेयर्स उसमें डेफिनेटली 200 में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी है। देखो, प्रेजेंट एम्प्लॉय है, शेयर्स दिए, बिल्कुल ही काउंट नहीं करना है। पहले एम्प्लॉय था, शेयर्स मिले थे, अब जॉब छोड़ दिया लेकिन अब सिर्फ मेंबर है, तो भी काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इन दोनों कैटेगरीज को यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाएगा। तो काउंटिंग में दो बातें ध्यान रखोगे। नंबर 1, जॉइंट होल्डर्स को एक ही काउंट करना है, और प्रेजेंट और एक्स पास्ट एम्प्लॉय दोनों को ही 200 की लिमिट में काउंट नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करना है, ना बाबा ना। ओके, चलो तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन डेफिनेशन में क्या बोलता है? प्रोहिबिट। देखो यहाँ पे मना किया है, प्रोहिबिट। यहाँ पे था रेस्ट्रिक्ट, मतलब कर सकते हो लेकिन कंडीशंस के साथ। यहाँ पे बोलता है प्रोहिबिट, मतलब कर ही नहीं सकते, मना ही है, बिल्कुल कर दिया तो नॉन कंप्लाइंस मान जाएगा। क्या नहीं कर सकते? एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पब्लिक इन्विटेशन नहीं दे सकते। हाँ, तो कोई है, कभी सुना है मैं प्राइवेट कंपनी जो है वो आईपीओ लेके आ गई, हो सकता है क्या ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इन्विटेशन दे सकते हो क्या? नो, आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हो। तो डेफिनेटली प्राइवेट कंपनी जो है वो अगर ऐसा करती है तो नॉन कंप्लाइंस है, तो प्रोहिबिशन है, यहाँ पे स्ट्रेट अवे मना किया गया है। तो तीन कंडीशंस क्या क्या हुई? नंबर 1, फटाफट से, रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को, रेस्ट्रिक्ट। नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिट रहेगी 200, और 200 में दो बातें ध्यान रखना, जॉइंट होल्डर्स सिंगल, एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय नॉट टू बी काउंटेड, और ओपीसी एक्सेप्शन है, उसमें एक ही मेंबर हो सकता है। एंड थर्डली, प्रोहिबिट पब्लिक इन्विटेशन, सिक्योरिटीज के सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक इन्विटेशन ना, ना मतलब ना। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी की, मतलब बहुत सिंपल अच्छी सी डेफिनेशन है। क्या बोलता है? कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब जो हमने अभी प्राइवेट कंपनी की इतनी बड़ी रामायण गाई, अगर वो कंपनी की रेस्ट्रिक्शन जिसमें नहीं है, वही कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी है। वही कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी है। कितनी बढ़िया डेफिनेशन देना, अच्छी खासी है ना। तो क्या बोलता है? नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब मेंबर्स पे नो रेस्ट्रिक्शन, फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी पे नो रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक इन्विटेशन पे नो प्रोहिबिशन, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक से इन्विटेशन लेना है, ले लो। मेंबर्स 200 क्या, 1000, 500, 1 लाख, कितना भी करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांसफरेबिलिटी पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फ्रीली ट्रांसफरेबल रहेंगे। हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब, जितनी चाहे उतनी कैपिटल रख सकती है। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी not being a private company shall be deemed to be a public company for the purposes of this act, even where such subsidiary company continues to be private company in its articles। सुनो क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे वो घुमा घुमा के बोलता है एक्ट, है ना, समझना। एक कंपनी है ए लिमिटेड, कौन सी कंपनी है? लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है ना। इसकी एक सब्सिडरी है बी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी। ए लिमिटेड पब्लिक कंपनी की एक सब्सिडरी है बी प्राइवेट लिमिटेड, तो इस बी प्राइवेट लिमिटेड को हम क्या मानेंगे? डीम्ड पब्लिक। क्या मानेंगे? डीम्ड पब्लिक। अब लैंग्वेज सेट कर लेते हैं। देखो, अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी, ये कंपनी है ना बी प्राइवेट लिमिटेड, सब्सिडरी है कौन सी कंपनी की? नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी। ए लिमिटेड प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी, तो प्राइवेट के अलावा किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है। शैल बी
तो इसको शॉर्ट में से बोलें, पब्लिक कंपनी की जो भी सब्सिडरी कंपनी होती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, क्या मानी जाएंगी? डीम्ड पब्लिक। पब्लिक है तो ऑलरेडी पब्लिक है ही, लेकिन अगर प्राइवेट है तब भी पब्लिक मानी जाएंगी। तो शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट even where such subsidiary company continues to be private company in its articles। तो although बी प्राइवेट लिमिटेड के आर्टिकल्स में सारे रेस्ट्रिक्शन लिखे हुए हैं लिखे हुए रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन पब्लिक इन्विटेशन के, स्टिल उसके बावजूद भी इसको क्या मानेंगे हम? क्या मानेंगे? पब्लिक कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ पता है क्या? जो जो प्रोविजन पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं वो सारे के सारे प्रोविजन इस प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल होंगे। मींस प्राइवेट कंपनी का कोई एग्जाम्पशन इसको नहीं मिलेगा, प्राइवेट कंपनी का कोई भी एग्जाम्पशन इसको नहीं मिलेगा। ठीक बात, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1% कंपनी, अभी भी बात की थी ना प्राइवेट कंपनी में, तो प्राइवेट कंपनी है ये ओपीसी, मींस कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर, जिसमें एक ही मेंबर होता है, मिनिमम मैक्सिमम एक ही होता है, बस इतनी सी डेफिनेशन है। कुछ फीचर्स बता देती हूँ उसके, देखो इसके कुछ फीचर्स बता देती हूँ मैं आपको। जैसे प्राइवेट कंपनी में, ओपीसी में मिनिमम 1 मेंबर है ना, और मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर होता है, 1 मेंबर। ठीक है, अच्छा जो ओपीसी होता है ना उसमें डायरेक्टर की अगर बात करें तो मिनिमम यहाँ पे एक डायरेक्टर हो सकता है, 1 डायरेक्टर, और मैक्सिमम तो 15 डायरेक्टर्स, जो बाकी नॉर्मल कंपनीज में भी एप्लीकेबल होता है, 15 डायरेक्टर्स। 1% कंपनी को जनरल मीटिंग कॉल नहीं करनी पड़ती। अब एक ही तो मेंबर है, उसको कई जनरल मीटिंग कॉल करेंगे, तो एजीएम से मुक्ति है, इसको एजीएम नहीं करनी होती है। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? तो कौन कौन सी डेफिनेशन हो गई हमारी? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1% कंपनी। यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, दैट इज स्मॉल कंपनी। अच्छा, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपको बड़ी अजीबोगरीब लगेगी। एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सीखेंगे क्या बोलना चाहता है। देखो, स्मॉल कंपनी हैज बीन डिफाइंड एज कंपनी other than public company. It means it's a private company. It's a private company. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये अलग अलग क्यों कैटेगरीज बना देते हैं? देखिए, कैटेगरीज बनाने का सिंपल सा पर्पस ये होता है कि आप जिस टाइप की कैटेगरी में फॉलो करते हैं आप पे उसी टाइप के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप पब्लिक कंपनी हैं तो पब्लिक कंपनी के प्रोविजंस लगेंगे। अब देखो, बड़ी कंपनीज हैं तो ऑफकोर्स ये बातें ज़्यादा कंप्लाइंसेस करवाएंगे, लिस्टेड है तो और ज़्यादा कंप्लाइंसेस होंगे, प्राइवेट कंपनी है कम कंप्लाइंसेस, और प्राइवेट में ओपीसी है बहुत ही कम कंप्लाइंसेस, स्मॉल कंपनी है कम कंप्लाइंसेस। तो इसलिए अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे बांटा जाता है कंपनीज को। अब स्मॉल कंपनी किसका टाइप है? प्राइवेट कंपनी का। तो प्राइवेट कंपनी में से कौन सी प्राइवेट कंपनी जिनको स्मॉल कंपनी माना जाएगा? कंडीशन नंबर 1, सुनो ध्यान से, पेड अप शेयर कैपिटल, क्या? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपी, 50 लाख मैक्सिमम, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। ये क्या है? दो लिमिट दे रखी मैक्सिमम अमाउंट की। पहले बोला कि 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती है ना, डज नॉट एक्सीड 50 लाख, और हायर अमाउंट फिर बोल रहा और हायर अमाउंट, और फिर एक और लिमिट दे दी, और वो दे दी इसने 10 करोड़ की। यू कैन नॉट अगे, ऐसा क्यों दे रखा है इसने? एक और कंडीशन देखो, एंड एक और कंडीशन क्या? ये तो पेड अप कैपिटल के लिए था लिमिट, पेड अप कैपिटल। अब बोल रहे टर्नओवर के लिए, टर्नओवर कितना? ऑफ विच एज पर P&L फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड मतलब मैक्सिमम कितना? 2 करोड़ रुपीज, और सच हायर एज मे बी प्रेस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज। अगेन दो लिमिट, यानी क्या नाटक है ये? यहाँ पे टर्नओवर में 2 लिमिट दे दी हमें, कितनी दे रखी है इसने? एक तो दे दी मिनिमम 2 करोड़, तो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक लिमिट, तो ये हो गई।
और फिर साथ ही में लग गया तो बोल दिया कि हायर अमाउंट, और हायर अमाउंट बोल दिया 100 करोड़ रुपए टर्नओवर। ऐसा क्यों किया है इसने, ऐसे क्यों लैंग्वेज दे रखी है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? पागल हो गए थे क्या लॉ बनाने वाले? ये कैसे कैसे काम करते रहते हैं, बाप रे बाप। समझिए, देखो, एक होता है एक्ट, एक होता है रूल्स। बात बहुत ध्यान से सुनना तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। एक होता है एक्ट, एक होता है रूल्स। देखिए, एक्ट जो होता है वो दोनों हाउसेस की परमिशन से ही पास होता है, और अगर इसमें चेंजेस करने हैं तो फिर वही दोनों हाउसेस की अप्रूवल एंड ऑल, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वेयर एज रूल्स जो होते हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो नोटिफाई कर देती है। तो इट इज इजी टू प्रेस्क्राइब रूल्स। देखो क्या होता है ना, इन जनरल कुछ बातें एक्ट में लिखी होती हैं और कुछ बातें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए छोड़ दी जाती हैं। आपने कई सारी जगह अगर सुना हो एज मे बी प्रेस्क्राइब, ऐसा लिखा हुआ होता है कई सारे सेक्शंस में, एज मे बी प्रेस्क्राइब। एज मे बी प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब कहाँ होगा? रूल्स में होगा। कहाँ होगा प्रेस्क्राइब? रूल्स में होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके नोटिफाई कर देती है, प्रेस्क्राइब हो गया। अब ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, जैसे रुपीज़ के जहाँ भी लिमिट्स की बात होती है वहाँ पे मोस्ट लाइकली हर साल रुपये की वैल्यू चेंज होती जा रही है, होती जा रही है। तो एक्ट में बार बार चेंज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेटर है कि हम लिमिट्स वाले जहाँ पे अमाउंट आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे छोड़ दें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से जैसा कन्वीनियंट होगा उसको चेंज करती जाएगी। इसीलिए यहाँ पे भी दो अमाउंट दे रखे हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट हैज़ रिकॉर्डेड कि 50 लाख, तो पहली लिमिट तो एक्ट ने दी कितनी? 50 लाख। और अदर अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब। तो फ्यूचर में अगर सीजी को लगता है कि 50 लाख तो अब कुछ है ही नहीं वैल्यू, अब तो हर कंपनी की कैपिटल 50 लाख होती है, तो फिर स्मॉल कंपनी क्या ही हुई। तो अब यहाँ पे अगर हम प्रिविलेज देना चाहते हैं कुछ स्पेशल कंपनीज को, तो हम इस 50 लाख की लिमिट को बढ़ा देते हैं। और 50 लाख की लिमिट को बढ़ा करके अगर वो 1 करोड़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वो 2 करोड़ करना चाहें कर सकते हैं, वो 5 करोड़ करना चाहें कर सकते हैं, वो 7 करोड़ करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 11 करोड़ करना चाहें, 11 करोड़ करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट की गई है। अब वापस सुनो व्हाट आई एम सेइंग। देखो, जब एक्ट पास हुआ तो एक्ट ने बोला कि स्मॉल कंपनी जब भी डिफाइन होगी तो उसमें हमने जो कैपिटल की लिमिट डाली है वो 50 लाख मैक्सिमम डाली अभी फ़िलहाल, और फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी लगेगा तो वो उसको चेंज कर सकती है। सीजी वेन एवर रिक्वायर्स तो कैन ऑल्टर द लिमिट, कैन इंक्रीज द लिमिट। 50 लाख और सच अदर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी अमाउंट डाल सकती थी। वो चाहती तो यहाँ पे 50 करोड़ भी डाल सकती थी, वो चाहती तो यहाँ पे 100 करोड़ भी डाल सकती थी। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया है कि देखो भाई, तुम्हें रिलैक्सेशन तो दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर आओगे, कुछ भी कर आओगे ऐसा मत कर देना। आपको मैक्सिमम कितना करने का राइट है? 10 करोड़। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना। आज मान लो आपकी मॉम ने आपको घर के सामान लाने के लिए शॉपिंग लिस्ट दी और बोला बेटा ये सारा सामान ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये का आएगा, ठीक है? अच्छा, अब कभी कभी प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो माइट भी ये 1000 की जगह पे हद मार के 1200 रुपये तक का हो जाएगा। 1200 से ज़्यादा पे मत करके आना, इंस्ट्रक्शन मिल गया। इसका मतलब अब आप अगर ओवर कुछ खर्चा करना चाहते हैं, ओवर कुछ पैसा देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम कहाँ तक दे सकते हैं? 1200 तक। 1000 उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था, 1000 में तो आएगा ही आएगा। अब आप चाहो तो 1050 खर्च कर सकते हो, आप चाहो तो 1100 खर्च कर सकते हो, आप चाहो तो 1200 तक खर्च कर सकते हो, लेकिन 1300 नहीं खर्च कर सकते। 1300 खर्च नहीं कर सकते क्योंकि मम्मी जी ने ना अपर लिमिट लगा के भेजी है, ज़्यादा खर्चा किया ना तो पिटाई हो जाएगी। एग्जैक्टली यहाँ पे एक्ट ने अपर लिमिट लगाई है सीजी के लिए कि अगर कुछ भी हो जाए आप लिमिट चेंज करेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर आपकी पेड अप कैपिटल की लिमिट मत चेंज करना।
एग्जैक्टली यहाँ पे टर्नओवर के लिए भी सेम दो लिमिट दे रखी है कि अभी फिलहाल 2 करोड़ की लिमिट प्रेस्क्राइब है, और अगर आपको टर्नओवर को चेंज करने की ज़रूरत है और आप उसको ऑल्टर करना चाहते हैं तो कहाँ तक ऑल्टर कर सकते हैं? आप हद मार के इसको 100 करोड़ तक ऑल्टर कर सकते हैं। आप चाहो तो टर्नओवर की लिमिट प्रेस्क्राइब कर सकते हो 50 करोड़, आप चाहो तो 60 करोड़, 70, 80, 90, 100 करोड़ तक इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाओगे। और जाना है तो अब आप सोच रहे होंगे मैम जाना पड़े तो, अगर मान लो हर कंपनी के मिनिमम 100 करोड़ का टर्नओवर होता है फिर क्या करेंगे? तो एक्ट ऑल्टर करेंगे, फिर एक्ट में अमेंडमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर इस 10 करोड़ और 100 करोड़ के बियॉन्ड आपको लिमिट प्रिस्क्राइब करनी है तो यू विल हैव टू ऑल्टर द एक्ट फर्स्टली, देन ओनली ये लिमिट्स कैन बी ऑल्टर्ड। तो अब वापस सुनो, सबसे पहली बात, स्मॉल कंपनी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, इट्स अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, इट्स नॉट अ पब्लिक कंपनी, ओके। और इस स्मॉल कंपनी के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, एंड, तो ये पहली कंडीशन भी फुलफिल करनी है और दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करनी है। मींस ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और अदर प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट जो भी हायर अमाउंट है नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, एंड टर्नओवर 2 करोड़, सॉरी 50 लाख और 10 करोड़ ये लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ ही में टर्नओवर 2 करोड़ और 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं और फिर उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो देन दिस विल बी अ स्मॉल कंपनी। चलो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। से मान लो एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उस कंपनी का पेड अप कैपिटल है, लेट्स अज्यूम दैट इज 40 लाख, 40 लाख का उसका पेड अप कैपिटल है, और उसका टर्नओवर जो है वो है 200 करोड़ का। बताओ क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है कि नहीं है? इज दिस अ स्मॉल कंपनी और नॉट? अच्छा, पेड अप कैपिटल तो 40 लाख है, 50 लाख की लिमिट है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। टर्नओवर 200 करोड़, यहाँ पे तो 100 करोड़ की लिमिट है अपर, और इवन जो प्रेस्क्राइब लिमिट है अभी, जैसे मान लो 2 करोड़ की लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है तो 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये तो अपर लिमिट है वैसे भी, तो ये तो उस लिमिट के भी बियॉन्ड जा रहा है, 200 करोड़ के भी बियॉन्ड जा रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना, इसका मतलब अभी ये कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। तो स्मॉल कंपनी के लिए बोथ द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। बात समझ में आ गई अच्छे से? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये स्मॉल कंपनी की, स्मॉल कंपनी किसको नहीं मानेंगे हम? होल्डिंग कंपनी एंड और सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन में अगर कोई भी कंपनी है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, तो सेक्शन 8 वाली कंपनीज को स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। या फिर अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, तो अगर किसी स्पेशल एक्ट में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है तो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी। तो 3 बातें यहाँ पे एक्सक्लूड की गई हैं। नंबर 1, कौन सी कंपनी? होल्डिंग सब्सिडरीज, क्योंकि उनका तो आपस में बहुत सारा लेन देन है तो स्मॉल हो ही नहीं सकती। सेक्शन 8 वाली कंपनी और स्पेशल एक्ट्स में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ठीक है। तो ये हमारी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना इनफ है, बाकी रेस्ट ऑफ द डेफिनेशंस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।